अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। उत्तराखंड में मजार का मुद्दा गरमाया हुआ है और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच अवैध मजारों को लेकर मुख्यमंत्री ने फिर से सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन विपक्ष ने मुख्यमंत्री की सख्ती को चुनाव से जोड़ते हुए करारा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा तुष्टीकरण कर रही है। हमको सारे धर्म स्थल, चाहे वो हिंदुओं के हैं चाहे मुसलमानों के, सबको लेके बात करनी चाहिए। अतिक्रमण कोई भी करता है वो गलत है। कांग्रेस ने अवैध मजारों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। इसके साथ ही पार्टी नेताओं को धार्मिक मुद्दे पर ना बोलने की हिदायत दी गई है, लेकिन सरकार भी इस मसले पर सख्त रुख अपना रही है। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में अवैध निर्माण, वन विभाग की भूमि पर धर्म के नाम पर अवैध निर्माण बढ़ा है। वन विभाग ने अवैध मजारों की लिस्ट बनाई है। कॉर्बेट पार्क क्षेत्र में कई अवैध मजारे और कब्रिस्तान, लगातार अवैध कब्जा हटाने में जुटा है वन विभाग। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उससे पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी, क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है। सरकार की सख्ती से अतिक्रमण करने वालों की टेंशन बढ़ गई है। वहीं रामनगर में बनी मजार को देखरेख करने वाले अशरफ अली कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 40 साल पुरानी मजार है साहब यहाँ, और हमारे जो हैं पिताजी वाले साहब जो थे, माता जी थी, सब यहाँ पुजारी थे। भाजपा ने सभी नगर निगम में कमर खिलाने के लिए बड़ा प्लान बनाया। 80 से ज्यादा दिग्गजों की फौज को मिशन में लगाया है। सभी 17 सीटों पर नए सिरे से चुनाव प्रभारी बनाए गए। गाजियाबाद नगर निगम के लिए राज्य मंत्री असीम अरुण को जिम्मेदारी मिली है। वहीं मेरठ नगर निगम का जिम्मा कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को मिला है। उधर सहारनपुर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल को मिली है। वहीं मुरादाबाद में झंडा बुलंद करने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को दी गई है। इसके अलावा मथुरा वृंदावन में परचम लहराने का जिम्मा राज्य मंत्री संदीप सिंह और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी को मिला है। उधर आगरा में कमल खिलाने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और पूर्व विधायक सुरेश तिवारी को दी गई है। फिरोजाबाद में फतेह के लिए राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और एमएलसी गोपाल अंजान को चुना गया है। अलीगढ़ में महाविजय के लिए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह की जोड़ी को जिम्मा मिला है। वहीं शाहजहांपुर का जिम्मा राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के कंधों पर है। बरेली की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई को मिली है। कानपुर में कमाल करने के लिए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी को चुना गया है। झांसी में झंडा बुलंद करने के लिए कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और पूर्व मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को चुना गया है। वहीं लखनऊ में परचम लहराने के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को चुना गया है। अयोध्या के लिए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और एमएलसी प्रांशुदत्त द्विवेदी। प्रयागराज के लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव को जिम्मा दिया गया है। वाराणसी का जिम्मा कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह को दिया गया है। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद परचम लहराएंगे। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा दांव चलने वाली है। सूत्रों की माने तो भाजपा अपने मेयरों में 80% टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। कई जगह आरक्षण की वजह से प्रत्याशी बदला जा सकता है, तो ज्यादातर जगहों पर मौजूदा मेयरों का रिपोर्ट कार्ड परेशानी बन सकता है। एबीपी गंगा को सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी का टिकट बच सकता है। वहीं बरेली के मेयर उमेश गौतम पर भी पार्टी फिर से भरोसा बरकरार रख सकती है। उधर मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल को भी पार्टी रिपीट कर सकती है, जबकि 11 मौजूदा मेयरों का टिकट कट सकता है, जिनमें संयुक्ता भाटिया लखनऊ, मृदुला जायसवाल बनारस, प्रमिला पांडे कानपुर, ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या, नवीन जैन आगरा, आशा शर्मा गाजियाबाद, सीताराम जायसवाल गोरखपुर, राम तीरथ सिंगल झांसी, नूतन राठौर फिरोजाबाद, मुकेश आर्य मथुरा, संजीव वालिया सहारनपुर। कई मौजूदा मेयरों का टिकट कटने के पीछे आरक्षण सूची में बदलाव भी बड़ी वजह है, तो कुछ मेयर अपने काम की वजह से रेस में पीछे रह सकते हैं। हालांकि अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये तय है कि भाजपा की कोशिश सभी 17 नगर निगम में परचम लहराकर 2024 चुनाव के लिए महाविजय संदेश देने की होगी। ऐसे में 4 और 11 मई को मतदान से पहले भाजपा ने जमीन पर मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। नगर निकाय चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में जल्द से जल्द निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करना भाजपा की पहली प्राथमिकता है। लेकिन भाजपा में प्रत्याशियों के चयन की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जिसको पूरा करने के बाद भी पार्टी की तरफ से जिताए उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर लगाई जाती है। यूपी में 17 मेयर पदों के लिए चुनाव होगा, जिसके लिए पार्टी ने 17 नगर निगमों में मंत्रियों को प्रभारी बनाया है, जिसमें संगठन का भी एक सदस्य प्रभारी होता है। प्रत्याशी चुनने के लिए कमेटी गठित होती है। इसमें महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी विधायक, एमएलसी, सांसद, जिले के महामंत्री, प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है ना? बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है। उसकी बात सीधे ऊपर तक जाती है और नीचे से बूथ अध्यक्ष से वार्ड अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष तक इन सारी चीज़ों को संजोते हैं।
ये कमेटी 3 नामों का पैनल बनाती है, जिसे प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा जाता है। उम्मीदवारों के नाम पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। इसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन शामिल होंगे। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मेयर चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। वाराणसी में 4 मई को पहले चरण में निकाय चुनाव होंगे, जिसमें सबकी नजरें वाराणसी मेयर पद पर होगी। लेकिन उसके पहले सभी दलों को मेयर उम्मीदवारों का चयन करना है। विद्यासागर नायर ने तैयारियां भी पूरी कर ली है, तो वही कांग्रेस से छात्र राजनीति से जुड़े अनिल श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही अगर समाजवादी पार्टी से बात की जाए तो 3 चेहरों का नाम वाराणसी से गया है, जिसमें जो प्रमुख दावेदारी की जा रही है वो पूर्व राज्य मंत्री मनोज राय धूपचंडी की है। लेकिन बड़ी मुश्किल सपा के सामने है, जहां मेयर पद के एक नहीं बल्कि 2 दावेदार हैं। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री मनोज राय धूपचंडी और पूर्व महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह। हालांकि अपनी अपनी दावेदारी पर दोनों ही नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा मौजूदा मेयर मृदुला जायसवाल को दोबारा मौका नहीं दे रही है। ऐसे में भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय मेयर पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। संगठन का हम लोग आदमी हैं, संगठन जो निर्देश करेगा उसके अनुसार करेंगे। जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से पार्टी के पुराने भरोसेमंद अनिल श्रीवास्तव को टिकट देने का मन बनाया है। लेकिन खुद अनिल श्रीवास्तव का चुनाव लड़ने को लेकर कुछ और कहना है। अगर पार्टी डिसाइड कर लेगी तो अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में लड़ना ही पड़ेगा। यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण सूची जारी होने के बाद एक बार फिर प्रयागराज की मेयर सीट के लिए माथापच्ची तेज हो गई। अनारक्षित सीट होने की वजह से संगम नगरी के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मेयर की सीट ओबीसी के खाते में जाने के बाद टिकट के दावेदारों ने लखनऊ और दिल्ली दरबार की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते सर्वाधिक दावेदार भाजपा के पास है। प्रयागराज में भाजपा के 4 संभावित उम्मीदवार हैं। अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो निवर्तमान मेयर है और हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। इसके साथ पूर्व विधायक दीपक पटेल, बैकवर्ड फेस अवधेश चंद्र गुप्ता और ब्राह्मण चेहरा राकेश शुक्ल के नाम इस लिस्ट में शामिल है। ओबीसी आरक्षण की घोषणा होने के बाद से ही कुछ लोगों ने लखनऊ में डेरा जमा लिया, तो कुछ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे, कई बार के पार्षद नंदलाल निषाद, सोशल एक्टिविस्ट प्रतिमा श्रीवास्तव सबसे आगे चल रहे हैं। प्रयागराज नगर निगम महापौर सीट पर सपा और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और दूसरे दल के वोट कटवा साबित हो सकते हैं। प्रत्याशियों का सिलेक्शन पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बड़ी पार्टियों में एक अनार 100 बीमार जैसे हालात हैं, तो वहीं दूसरों का खेल बिगाड़ने वाली पार्टियों में भी भीड़ कतई कम नहीं है। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच बसपा प्रमुख मायावती की एक कार्रवाई पूर्वांचल की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरे पर आए थे। उनके साथ पूर्वांचल के कद्दावर नेता राजकिशोर और उनके भाई बृजकिशोर सिंह भी नजर आए, जिसके बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने दोनों भाइयों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगाऊंगा। हो सकता है हमसे उनके पार्टी को कोई नुकसान हो रहा हो सकता है हमारे रहने से उनके पार्टी के लोगों को कोई परहेज हो या उनको परहेज हो। उन्होंने निकाला, वो अपने विभाग से निकाले, हमें उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना है, न उनके बारे में कुछ कहना है, क्योंकि जो नाव डूबती है तो अपने आप जानते हैं, उस पर बैठने वाले लोग अपने कूदने लगते हैं। दरअसल बसपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अयोध्या में एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में काफी करीब से जुड़े थे। आपको बता दें कि राजकिशोर सिंह को यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा माना जाता है। बस्ती समेत पूर्वांचल में अच्छी पकड़ है। 3 बार यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सपा बसपा कांग्रेस के लिए काम किया। माना जा रहा है कि अब राजकिशोर और बृजकिशोर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कार्यकर्ताओं का लिया जाएगा मन, अगर कार्यकर्ता जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेले जा रहे रिंकू सिंह अपने 5 छक्कों के चलते छाए हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर गली नुक्कड़ तक हर तरफ बस रिंकू सिंह के चर्चे। तमाम लोग रिंकू को बधाई दे रहे हैं। अब उनके परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रिंकू के पिता, जो पहले उन्हें क्रिकेट खेलने से मना करते थे, अब क्रिकेट मैदान पर छक्कों की झड़ी लगाने के बाद उन्होंने रिंकू से नई डिमांड की है। मुझे तो बहुत, मैं तो मेरा सीना एकदम चौड़ा हो गया गर्व से का। आगे कहाँ देखना चाहते हैं आप रिंकू जी? मैं तो इंडिया के लिए देखना चाहूँगा, अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहा है और इंडिया के लिए भी अच्छा करेगा। अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह ने अपने जीवन में बेहद कठिन समय देखा है। पिता को घर घर सिलेंडर पहुंचाते तो बड़े भाई को ऑटो चलाकर गुजारा करते देखा है। और तो और खुद रिंकू भी बल्ला घुमाने से पहले झाड़ू पोछा लगा चुके हैं। मैं ही लेके गया था उसके काम पर, उस जगह पर कोचिंग सेंटर में।
वहाँ पर उसने मना कर दी काम के लिए, क्यों मुझे तो मैच ही खेलना है। रिंकू पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं थी, उन्हें पता था कि उनकी किस्मत क्रिकेट से ही पलट सकती है। ऐसे में उन्होंने पूरा ध्यान इसी पर लगा दिया और अपने परिवार की तकदीर बदल दी। हमें तो ऐसा लगता है कि हम जमीन से उठ के आसमान में आ गए हैं, एक सपने जैसा लगता है। महज 24 साल में रिंकू सिंह की कामयाबी बताती है कि अगर आपके इरादे पक्के हो और हौसले बुलंद हो तो आसमान में भी सुराख किया जा सकता है। जिस उम्र में बच्चों को सोचने समझने की भी समझ नहीं होती, उस उम्र में चित्रकूट के एक मासूम बच्चे के पास हर सवाल का जवाब रहता है। यही वजह है कि लोग 4 साल की इस मासूम की तुलना गूगल से करते हैं, क्योंकि 4 साल की स्वर्णिमा के पास देश विदेश के नक्शों की समझ से लेकर सामान्य ज्ञान की भरपूर जानकारी है। यहाँ तक कि देश के राज्य जिलों के बारे में बारीकी से समझ भी है। इस मासूम के दिमाग का इलाके में हर कोई लोहा मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में कितने जिले, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75। खास बात यह है कि अभी तक स्वर्णिमा स्कूल भी नहीं जाती, बल्कि इन सबके पीछे सिर्फ पिता की मेहनत है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कौन देश किधर सीमा, नदियां कहाँ से हैं, बहुत सारी जानकारियां। और राजधानियां तो 195 देशों का विद करेंसी सहित बता देती है कि वहाँ की करेंसी भी क्या है। क्या बनना चाहते हो आप पढ़ के आगे? IAS। ये बच्ची अभी लिखना पढ़ना भी नहीं जानती, लेकिन तेज तरार दिमाग की बदौलत हर सवाल का बेबाक से जवाब देती है। मेरठ में रविवार को हुई एक हत्या के मामले में कल तनाव इस कदर बढ़ गया कि मेरठ के हस्तिनापुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ गई। मेरठ के हस्तिनापुर के पलड़ा गांव में रविवार को विशु नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पलड़ा गांव में 2 पक्षों की भिड़ंत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पलड़ा गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पुलिस लगातार पूरे गांव में गश्त कर रही है। बिल्कुल स्थिति सामान्य है, पुलिस बल लगा दिया गया है और इस पर नजर रखी जा रही है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। गांव में तनाव तब बढ़ गया जब युवक के शव का अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहे लोगों पर दूसरे पक्ष ने पथराव कर दिया। इसके बाद हत्या का आरोप लगाते हुए विशु के परिजनों और गांव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ बैठ के फिर वो 5, साढ़े 5, 6 बजे करीब स्कूल में चला गया, तभी वो घटना होगी। क्या वजह क्या रही इसके पीछे? कहा सुनी नहीं, वो ये थोड़ा सा उसमें दुल्हन के दिन झगड़ा होगा था, हल्का सा मुबासा, बस यही था और कुछ नहीं था, कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस इस मामले में दूसरे पक्ष के 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।